हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न की श्रृंखला लेके आए, जो कि विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, जब एक पिंड पर नियत बल लगाया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक समान होगी? वेग, त्वरण, संवेग, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कौन सी राशि जो होगी एक समान होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो होगा त्वरण। यानी पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, एक कमानीदार तुला एक लिफ्ट की छत से संबद्ध है। लिफ्ट की विरामावस्था में एक बैग का तुला में पाठ्यांक 49 न्यूटन है। यदि लिफ्ट 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर गति करे तो कमानीदार तुला का पाठ्यांक होगा कितना होगा? 24 न्यूटन, 74 न्यूटन, 15 न्यूटन, 49 न्यूटन। इसमें कितना हो जाएगा? अब इसमें लिफ्ट जब नीचे की ओर गति कर रही है तो उसका जो पाठ्यांक होगा पहले से कम बताएगा। तो कितना कम बताएगा उसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना इसका आंसर होगा? सही ऑप्शन इसका आएगा 24 न्यूटन आएगा, क्योंकि 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण से उत्पन्न होता है। तो 49 न्यूटन उसका क्या हो गया? बल का मान हो गया। तो त्वरण के अनुसार उसका पाठ्यांक कितना हो जाएगा? 24 न्यूटन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समान आवृत्ति तथा समान आयाम के दो कण पास पास दो समांतर रेखाओं के अनुदिश परस्पर दोलन कर रहे हैं। वे एक दूसरे के पास से विपरीत दिशा में गुजरते हैं जब उनका विस्थापन आयाम आधा है। दोनों कणों की सीधी रेखा पर माध्य स्थिति दोनों कणों के लंबवत गुजरने वाली रेखा पर है, तब उनके बीच कलांतर होगा। कितना हो जाएगा? 0, 2π/3 पाई पाई बाई 6। तो ये सरल आवर्त गति पर आधारित इसमें क्वेश्चन है। तो इसका जो कलांतर हो जाएगा वो 2π/3 हो जाएगा, यानी तीसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, निम्नलिखित रेशों में प्राकृतिक रेशों के उदाहरण है। कपास, सिल्क, ऊन, नायलॉन। इन चारों में से जो प्राकृतिक रेशा है उसको हम लोग को पहचानना है। तो प्राकृतिक रेशा कौन होएगा इसमें? कपास है, सिल्क है, ऊन है। लेकिन जो नायलॉन है वो सिंथेटिक रेशा है, प्राकृतिक नहीं है। इन्हें इस तरह से चौथा का विकल्प कौन सही हो जाएगा? चौथा हो जाएगा सही विकल्प इसका, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। पांचवा है, लिटमस के प्रति नाइट्रोजन गैस का व्यवहार कैसा है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, एक और दो दोनों है। तो लिटमस के प्रति नाइट्रोजन गैस का जो व्यवहार है वो कैसा है? वह उदासीन है। यानी 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां है, कॉपर Cu=29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 2 8 18 1, 2 8 17 2, 2 8 8 11, 2 8 9 10। तो कॉपर जो अपवाद के रूप में है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सही ऑप्शन इसका पहला आएगा, 2 8 18 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां प्रश्न, केमेनोफोर में यमन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसकी? तो इसमें
यमन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, तो इसमें के की जो ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं कितना होता है, +1 होता है। और यमन का निकालना है तो यमन क्या मानेंगे, यक्स मान लेंगे। प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, -1 होता है, उसमें 4 का गुणा कर देंगे, बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालेंगे, तो यमन की ऑक्सीजन घन संख्या इसमें 7 आएगी, यानी 7 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ -2 रखेंगे तो 4 दूना 8, यानी यक्स बराबर कितना आ जाता है, +7 आ जाता है। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 8वां है, निम्न यौगिकों के युग्मों में किस युग्म में एलिफैटिक तथा एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं, बेंजीन, फिनाल, मेथेन, एथेन, एनिलीन, मेथेन, फिनाल, एनिलीन। तो ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें एलिफैटिक यौगिक भी है और एरोमेटिक है, दोनों इसमें है। तो देखेंगे इसमें, तो तीसरा इसका विकल्प आएगा एनिलीन और मेथेन। एनिलीन जो है वह क्या है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, और मेथेन क्या है, एलिफैटिक है, यानी 8वें का तीसरा विकल्प सही होगा। 9वां है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है, वंश, जाति, गण, वर्ग। तो जो आधारभूत इकाई है वर्गीकरण की वह है जाति है, यानी 9वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आते हैं, निम्न में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा, इसका 10वां कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र मृदा जीवाणु है, एजो वे एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्यूडोमोनास। तो नाइट्रोजन स्थायीकरण करने वाला स्वतंत्र मृदा जीवाणु इसमें कौन है, वह है एजेटोबैक्टर है, यानी 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला। 12 निम्न में पादप परजीवी है, कुकुस्टा, यूट्रिकुलेरिया, राइजोपस, हरे पादप। तो इसमें परजीवी पादप जो है वो उसको पहचाना है, तो इसमें कौन है, कुस्कुटा है, यानी 12 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 प्रश्न, निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में आवश्यक होता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सल्फर। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो अधिक मात्रा में आवश्यक है, तो वह है नाइट्रोजन, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। 14वां है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर स्राव तथा फटना रोका जा सकता है, विटामिन ई द्वारा, विटामिन सी द्वारा, विटामिन के द्वारा, विटामिन B2 द्वारा। तो किसके द्वारा, रक्तस्राव और फटना रोका जाता है, तो वह होता है विटामिन के द्वारा, यानी 14 का तीसरा ऑप्शन सही होगा। 15 है, लिम्फ का रंग होता है लाल, पीला, श्वेत, नीला। तो जो लिम्फ का रंग होता है वो कैसा होता है, वह होता है श्वेत होता है, यानी 15 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 प्रश्न, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी हड्डी है, फीमर, कंपाल की हड्डी, पटेला, फिबुला। वो सबसे लंबी जो हड्डी है वह कौन सी है, वह है फीमर है, जो जांग की हड्डी होती है, यानी 16 का कौन सा ऑप्शन होगा, पहला। 17 है, खसरा रोग का कारक है, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो जो खसरा रोग है उसका कारक क्या है, वह है दूसरा है विषाणु, वायरस, यानी 17 का कौन सा ऑप्शन से होगा, दूसरा। 18 है, शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर किस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहला है शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक हो, दूसरा विषय वस्तु से पूर्णतः संबद्ध हो, तीसरा सरलता पूर्वक जिसका उपयोग हो सके, चौथा देश काल एवं परिस्थिति के अनुरूप हो। तो जो सहायक सामग्री है उसका
चयन करेंगे तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसमें मुख्य रूप से विषय वस्तु से पूर्ण संबंध हो, यानी 18 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 प्रश्न आते हैं। एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तीसरा है अभ्यास कार्य का निर्माण, चौथा उपरोक्त सभी। एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता इसमें कौन है? तो वह उपरोक्त सभी, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20वां प्रश्न। यदि किसी रेडियोएक्टिव तत्व की अर्धायु 13,860 वर्ष है तो इसका विघटन स्थिरांक होगा। तो इसका विघटन स्थिरांक कितना होगा? विघटन स्थिरांक के बराबर क्या फार्मूला होता है? 0.693 बटे क्या होता है? टी हाफ होता है। अब यह अर्धायु टी हाफ का मान दिया है तो 0.693 बटे कितना हो जाएगा? 13,860। अब विघटन स्थिरांक निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल देंगे तो 20वां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 का चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 5 × 10 कहते हैं -5 वर्ष। 21 प्रश्न आता है। कांच के एक प्रिज्म को चित्र में दर्शाया गया है। इसकी एक सतह पर प्रकाश किरण अविलंबवत आपतित है तो पूर्ण परावर्तित हो जाती है। यदि थीटा पर 45 अंश है तो कांच का अपवर्तनांक है। तो इसमें चित्र के माध्यम से कांच का अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? इसमें C बराबर होता है अपवर्तनांक, n बराबर क्या होता है? 1/sin होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। तो 1/sin C का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 45 अंश आ जाएगा। अब यहाँ से हल कर लेंगे। 1/sin 45 का मान होता है 1/2, ये पलट जाएगा तो कणी में 2 आ जाएगा। कणी में 2 का वैल्यू होता है 1.414। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, 21 का दूसरा। नेक्स्ट आते हैं 22। एक कुंडली का स्व प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी है। उसमें विद्युत धारा की प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पीयर प्रति सेकंड है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? इसमें निकाल सकते हैं यहाँ से। प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? E बराबर हो जाएगा L डेल्टा I बटे क्या हो जाएगा? डेल्टा T। फार्मूला ये हम जानते हैं लोग। L का मान रखेंगे 2 × 10⁻³ हो जाएगा, मिली हेनरी है। डेल्टा I बटे डेल्टा T कितना है? 10⁻³ दिया है। तो इस तरह से आएगा 2 वोल्ट आ जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 22 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 23 है। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी को प्रतिरोधों से आकृति में दिखाए अनुसार जोड़ा गया है। बिंदुओं A और B के मध्य विभवांतर VA - VB होगा, यानी A और B के बीच का विभवांतर निकालना है। A पॉइंट यहाँ पर है और B वाला यहाँ पर है, तो इसके बीच विभवांतर निकालना है हम लोग को। तो पहले A और B के बीच का प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे परिपथ, विद्युत परिपथ की सहायता से। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा? 2 वोल्ट आएगा, यानी 23 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 है। सूक्ष्म शिक्षण निर्भर करता है छात्रों की संख्या पर, सूक्ष्म पाठ की अवधि पर, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि पर, उपरोक्त सभी पर। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वह किस पर निर्भर करता है? वह निर्भर करता है उपरोक्त सभी पर, यानी 24 का चौथा विकल्प सही होगा। 25 है। उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो उत्तम परीक्षा के मुख्य गुण क्या है? तो इनमें देखेंगे सही विकल्प में ये सभी होगा, यानी चौथा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 26 से। निम्न में से क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है? पहला सीमा का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक न सुनना, संजय का पाठ्य
पुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना। तीसरा, नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो उपचारात्मक भाषा शिक्षण के लिए एक समस्या नहीं है। कौन इसमें नहीं है समस्या? तो दूसरा इसमें संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ना, यानी 26 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? पहला, ज्ञान विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। दूसरा, अधिगम कर्ता के अंतर ज्ञान का निर्माण होता है। तीसरा, ज्ञान विभिन्न कौशलों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। चौथा, ज्ञात अधिगम कर्ता द्वारा पुस्तकों से लिया जाता है। तो 27 का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा सही होगा कि अधिगम कर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, यानी 27 का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 28 प्रश्न। हमारे सौर परिवार में 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये ग्रह है कौन है? बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून, बुध और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस। तो ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर? तो सही विकल्प इसका आता है शुक्र और यूरेनस, यानी 28 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी? एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, कोई एंटीबॉडी नहीं, 1 व 2। तो 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा हो जाएगा, कोई एंटीबॉडी नहीं। 30वां प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेंटीग्रेड और -273 केल्विन। तो 30 का इसमें विकल्प कौन होगा? तीसरा होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से इस वीडियो में आज 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।